Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 3rd of December 2024. I am Naresh Sharma and I am going to discuss with you the current affairs of the day. And first of all, we are going to have some questions based on the previous day session. So let's start with the previous day questions. What does UGC's new SOP allow हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर? अभी रिसेंटली यूजीसी का जो एक नया ऑफर आया है, स्कीम आई है, और उस स्कीम का नेम है एडीपी एंड ईडीपी, दैट इज एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम एंड एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। इसकी ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप 2 दिसंबर का जो डीएनए है उसको आप रेफर करें, वहाँ पे आपको इसका जो है डिटेल में डिस्कशन मिल जाएगा। When can अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर एन एडीपी और ईडीपी? कब अप्लाई वो कर सकते हैं, कब जो है इसके लिए वो एलिजिबल हैं? तो वह है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बाद में। तो उस समय पर उनसे फॉर्म वगैरह फिल करवाए जाएंगे, तब वो ईडीपी या ईडीपी प्रोग्राम के लिए अपना जो है डिजायर शो कर सकते हैं। What is the benefit of opting for EDP? तो EDP का जो बेनिफिट होता है, taking longer to complete the course by earning fewer credits per semester. So इसमें जब एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम को कोई कह जो है स्टूडेंट ऑप्ट करेगा तो उसका जो डिग्री कोर्स है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। What will be the treatment of ADPs and EDPs by the government departments and private organization? इनकी क्या वैलिडिटी रहेगी? इनकी वैलिडिटी वैसी ही रहेगी, treated on par with standard duration programs. It means जैसे नॉर्मल डिग्रीज को ट्रीट किया जाता है वैसे ही these degrees will be counted or validated. Next question. When was the first edition of the Global Wage Report published? कल के सेशन में we discussed about Global Wage Report 2024 हमने डिस्कस की थी, उसी के सेंस में है। तो देखो, इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 2008 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट? का मेन फोकस क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट की ट्रेंड्स या एजुकेशन के ट्रेंड्स या हेल्थ केयर के ट्रेंड्स? एक्चुअली जब ये वेज से रिलेटेड रिपोर्ट है तो इसमें वेज के ट्रेंड्स और वेज की इनइक्वालिटी को ही फोकस में रखा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच रीजन्स रिकॉर्डेड स्टैग्नेंट और नेगेटिव रियल वेज ग्रोथ? कहाँ, अगर हम किस रीजन की बात करें तो वहाँ की जो रियल वेज की ग्रोथ है वो या तो स्टैग्नेंट रही, मींस इंक्रीज नहीं हुई, या उसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। तो ये हमारा रीजन है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। इन दोनों ही पार्ट्स में ऐसा देखने को मिला। हाँ, अफ्रीका भी था, लेकिन क्योंकि अफ्रीका के साथ में यहाँ पे एशिया दिया है तो इसलिए इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर भी अफ्रीका करेक्ट है, बट क्योंकि इसको मिडिल ईस्ट के साथ में दिया है इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। साउथ अमेरिका और ओशिनिया ये अकाउंट में नहीं थे कल जब हमने ये रिपोर्ट देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ परसिस्टेंट इनइक्वालिटी इन लो इनकम कंट्रीज? जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें क्या मेन कॉज है कि वहां पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है? तो क्या रीजन है उसका? हायर प्रोडक्टिविटी रेट्स? नो। हायर वेज इनइक्वालिटी? यस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, या हम कहें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या हम कहें कि लोअर इनकम कंट्रीज हैं। बिकॉज वहाँ पर जो वेजेस हैं उनमें इतना सारा गैप है, उनकी अर्निंग में इतना गैप है, तो सोसाइटी में जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो डाउनग्रेड होती है। इट मीन्स इसकी वजह से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज अगर सोसाइटी के कुछ पीपल को हम एवरीडे 5000 पे कर रहे हैं, वहीं ऐसे भी पर्सन हैं जिनको एक मंथ में भी
₹5,000 अवेलेबल नहीं है, तो सोसाइटी में ये फाइनेंशियल जो इनइक्वालिटी है वो अर्निंग की वजह से है, और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है हमको लेबर क्लास में, जो उनकी इनकम बहुत कम होती है। इवन दो वो 9 घंटे 10 घंटे बहुत ही हार्ड फिजिकल वर्क भी करते हैं, फिर भी उनकी इनकम नहीं होती। What has been the increase in productivity in high income countries between 1999 and 2024? सो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें कि जो लेबरर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई, लेकिन उनकी वेजेस इंक्रीज नहीं हुए। कल हमने देखा था, यू कैन रिकॉल इट। सो ये है आपका 29%। तो जो कंट्रीज हैं हाई इनकम कंट्रीज, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्वीडन, ब्रिटेन, ऐसे कंट्रीज में लेबरर्स की, वर्कर्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो इंक्रीज हुई, लेकिन उनके जो वेजेस हैं, उनकी अर्निंग है, वो इंक्रीज नहीं हुई है। सो ये भी एक जो है कंसर्न है ग्लोबल लेवल का। विच ग्रुप रिमेन्स डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय वेज इनइक्वालिटी? सो कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इस इनइक्वालिटी से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं? मैन इन हाई इनकम कंट्रीज, नो, वहां तो अच्छी इनकम है। वुमेन इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, हाँ ये है। यूथ इन डेवलप कंट्रीज, नो। सीनियर सिटीजन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, नो। एक्चुअल में ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्ट होता है वेजेस की इनइक्वालिटी में, तो वो है हमारी विमेन, और वो भी कहां पर? मोस्टली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। जैसे आप साउथ एशिया के कंट्रीज को दे सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो कंट्रीज है, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब इधर आप चले जाइए, तो वहां पर विमेन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, बिकॉज उनकी इनकम मेल के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। When was the International Labour Organization established? कब का जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है? और इसका आंसर आपकी आंखों के सामने है, और कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। और आपको मैं हिंट दे देता हूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने एंड की तरफ था, उसके आसपास वाला जो ईयर है उसको आप इसका एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे। हाँ, बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो इसको आईएलओ को यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया था 1946 में, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड टाइम की तरफ, ठीक है? तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, Where is the headquarters of the International Labour Organization located? So International Labour Organization के हेडक्वार्टर हैं आपके जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, यहाँ पर उसके हेडक्वार्टर्स हैं। When did the ILO become the first specialized agency of the United Nations? इसका आंसर भी आपको जस्ट दिया था मैंने कि 1946 में। Which major report is not published by the ILO? In yesterday's session, I pointed out that such kind of questions most oftenly appeared in different examinations. So आपको ध्यान रखना है कि ऐसी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, और ये पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। सो यहाँ बात हो रही है कि कौन सी आईएलओ पब्लिश नहीं करता, तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वेज रिपोर्ट, इसको भी पब्लिश करता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इसको भी पब्लिश करता है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश नहीं करता, इसको पब्लिश करता है आपका यूएनडीपी। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको पब्लिश करता है कौन? ये। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज मैंने आपके लिए एक आर्टिकल है जो द हिंदू के एडिटोरियल में आया था, वहां से इसको मैंने पिक किया है। अच्छा, आप इसको पढ़िएगा एक बार, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यू क्राइम्स, ओल्ड टूल्स। यहाँ पर बात हो रही है, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी एक जो मीटिंग हुई थी, डायरेक्टर जनरल्स की मीटिंग हुई थी, उसमें इस इशू को रेज किया था कि जो डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम्स जो इंक्रीज होते जा रहे हैं, उसको लेकर के पूरा वर्ल्ड अपने कंसर्न्स रखता है, रिजर्वेशंस रखता है। सो ये एक ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। तो इसलिए किस पर हम बात कर रहे हैं कि जो साइबर क्राइम है, ये क्राइम तो नया है, लेकिन जो इसको कंट्रोल करने वाली एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, बैंकिंग एजेंसीज हैं, वो अभी इसके लिए ओल्ड टूल्स का ही यूज कर रही हैं। सो इसीलिए जो चोर हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो पुलिस से या सिक्योरिटी एजेंसी से 4 कदम आगे चल रहे हैं, बिकॉज वो ओल्ड टूल्स को यूज कर रही है हमारी गवर्नमेंट एजेंसी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, कि देखो जब से ये साइबर क्राइम स्टार्ट हुआ है, तो उससे डेवलप हुए हैं न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स की एक नई क्लास बन चुकी है। पहले जो ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स होते थे, उनको मोस्टली जरूरत होती थी, उनका जो बेसिक्स नीड होती थी, इट मींस वो फाइनेंशियली डेस्परेट होते थे कि उनको बहुत सारा पैसा कलेक्ट करना होता था। लेकिन आज इनके पीछे ये रिप्रेजेंट अ सोफिस्टिकेटेड न्यू क्लास यूजिंग वेरियस टूल्स। अब ये एक सोफिस्टिकेटेड न्यू क्लास बन चुकी है क्रिमिनल्स की, जिसको डील करना ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस सिक्योरिटी एजेंसीज एक चैलेंज बन चुका है। नेक्स्ट है वल्नरेबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। इशू क्या है, हमारे पास में जो टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ओल्ड है, और वो इतना कैपेबल नहीं है कि इतनी सारी फ्रॉड कॉल्स को, फ्रॉडुलेंट कॉल्स को, मैसेजेस को हैंडल कर सके। तो उसके लिए हमें इसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, तो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एडवांस टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, स्टे अहेड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। सो इंडियन गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, या हम कहें कि स्टेट की पुलिस एजेंसीज के पास, चाहे आपकी एनआईए हो गई, आपका ईडी हो गया, आईबी हो गई, या जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे, उनके सिस्टम से, उनके टूल्स से वो हमेशा आगे चल रहे हैं, इसीलिए हम उनको अभी अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या है, लोकल पुलिस इन्वॉल्वमेंट। देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्राइम होते हैं, अभी तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम के पीछे जो स्टेट्स में जो थाने होते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां की जो लोकल पुलिस होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका प्रोटेक्शन इनको मिला हुआ है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं। तो जहां जहां पर बैठ करके क्राइम करते हैं, ये पैसा देते हैं लोकल पुलिस को, और वो इनको प्रोवाइड कराते हैं बदले में प्रोटेक्शन। और यही एक स्ट्रेटेजी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्राइम होते हैं, उनमें लोकल पुलिस अगर उनको प्रोटेक्शन दे रही होगी, तो उनका जो प्रोटेक्शन है वो बना रहता है, और उनको ना कोई अरेस्ट होते हैं, ना उन पर बहुत बड़े लेवल पर कोई एक्शन होता है। अगर कोई केस रजिस्टर भी होता है तो उसमें बहुत ही माइल्ड लेवल की जो सेक्शंस होते हैं डिफरेंट लॉज के, उनको वो अप्लाई करते हैं। अदरवाइज उन पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं होता। आप दिल्ली में ही देख सकते हैं कि एवरी डे कई डजन बाइक्स चोरी होती हैं एवरी डे। ठीक है, ऐसे कुछ एरियाज में बता दूंगा कि वहां पर एक ही रात में 5 से 10 बाइक चोरी हुई थी। आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उनकी एफआईआर वगैरह मैंने जाकर के देखी थी, मैं थाने में जाकर उनका रजिस्टर देखा था कि विद इन 4-5 आवर्स के अंदर उस वजीराबाद वाले एरिया से रात को 5 से 6 बाइक चोरी हुई थी एक ही नाइट में, रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, सो जो लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है वो साइबर क्राइम में भी है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, अगर किसी एक पर्सन का अकाउंट मान लो हैक किया इन्होंने, या डिजिटली अरेस्ट कर लिया,
और उससे बहुत सारी मनी, उसकी जो थी लाइफ सेविंग की उसकी जो मनी थी उसको इन्होंने एक्सेस कर लिया, पूरा फंड जो है ट्रांसफर कर लिया अपने अकाउंट में। तो ये देखने में तो हमको लग रहा है कि ये एक इंडिविजुअल केस है, लेकिन नहीं, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं साइबर क्राइम के वो बहुत ही सीवियर हैं, विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सेविंग्स थ्रू डिसेप्टिव कॉल्स और मैसेज। हजारों लोग इस रिस्क पर हैं, बिकॉज एक टाइम होता था कि लोग पहले अपने मनी को अपने घर में रखते थे, गोल्ड रखते थे, या अपना जो पैसा होता था हार्ड कैश, कैश करेंसी को घर पर रखते थे। अब क्या कर रहे हैं लोग, अब रख रहे हैं वो अपने बैंक अकाउंट्स में। अब आपकी जीवन भर की कमाई, ऐसा कितने सारे केसेस में हुआ है कि कुछ आईएएस के साथ में ऐसा हो गया, फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स के साथ में हो गया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ में हो गया, बिजनेसमैन के साथ में हुआ, लोग पुलिस वगैरह से या कहीं से आर्मी से रिटायर होकर के आए, 1-2 करोड़ रुपए का उनको रिटायरमेंट का फंड मिला, और जो फ्रॉडुलेंट पर्सन थे उन्होंने उस पूरी इनकम को ही फ्रॉड तरीके से उसको ले लिया उनसे, तो जीवन भर की कमाई उनकी रिस्क पर हो गई, सारा पैसा उनका चला गया। तो ऐसा थाउजेंड्स ऑफ पीपल के साथ में हो रहा है और वो सब के सब रिस्क पर हैं। गवर्नमेंट का एक्शन, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कम से कम ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, मींस कंट्री के हाईएस्ट लेवल पर इस इश्यू को उन्होंने डिस्कस किया है, रेज किया है। अगर किसी इश्यू को देश का प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहा है तो इट मींस वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ग्रेव है, सीवियर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उन्होंने उसको डिस्कस किया। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल डिस्कशन करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमको उसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और अदर एजेंसीज के साथ मिलकर के एक्शंस लेने होंगे। नेक्स्ट है नीड फॉर प्रोसिक्यूशन। हम देख रहे हैं केसेस रजिस्टर होते हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो लगी रहती है, कोई एक्शन नहीं होता। तो जरूरत है कि उसमें बहुत बड़े लेवल पर प्रोसिक्यूशन हो और ऐसे एग्जाम्पल्स सेट किए जाएं कि अगर किसी ने ऐसा फ्रॉड किया था तो उसको अरेस्ट किया जाए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो, उसके पास में जितनी प्रॉपर्टी हो वो पूरी गवर्नमेंट उसको सीज कर ले। ऐसे जब एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अगर नहीं मिलेंगे तो इनको रोका नहीं जाएगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रेक थ्रूज। देखो, जब भी नए नए टाइप के क्राइम्स होते हैं और उनमें जो पुलिस होती है जब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनके पास में नए नए आइडियाज, नई टेक्निक्स, वो सब डेवलप करने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। मींस कुछ नया सीखने को मिलता है एवरी केस में। तो अब अगर ये ऐसे केस हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ग्रैब करें, और ग्रैब करें तो उससे हमें बहुत कुछ नया मिलेगा। उसके साथ ही हमको इंक्रीज करनी होगी पब्लिक अवेयरनेस। इस पर हमें बहुत अच्छे से काम करना होगा कि साइबर फ्रॉड बड़े लेवल पर है। आज इसको लेकर के एक चीज और करनी होगी गवर्नमेंट एजेंसीज को कि लोगों में ये शक पैदा करना होगा, उनको सोचने के लिए मजबूर करना होगा कि अगर कहीं से कोई कॉल आ रही है तो पहले ये सोचें कि कहीं ये फ्रॉड कॉल तो नहीं है। डायरेक्टली ये ना समझ लें कि नहीं ये तो हमारी बैंक से ही कॉल आई है, हाँ वास्तव में तो पुलिस से ही कॉल होगी, नहीं, पहले ये सोचो कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। तो ये लोगों के माइंड में हमको सेट करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस में हमको और क्या क्या चीजें करनी होंगी, बहुत सारे सेमिनार्स कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में एड्स कर सकते हैं। आज आरबीआई का द हिंदू के फर्स्ट पेज पर इस डिजिटल फ्रॉड्स जो है उसको लेकर के बहुत बड़ा एक एडवर्टीजमेंट आया है, ठीक है। तो उससे भी मेरे को लगा कि चलो भाई इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल सर्विसेज एंड सिक्योरिटी, एक प्रॉब्लम हमें जो देखने को मिल रही है कि अब चारों तरफ जितने भी सर्विसेज हैं सबका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका बैंक अकाउंट हो, आपके ट्रांजेक्शन्स हो, सब डिजिटल होते चले जा रहे हैं। अब अगर इन सारी चीजों के साथ में फ्रॉड होने लग गया तो लोग फिर इस डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव नहीं करेंगे। उस पर भी काम करना होगा गवर्नमेंट को, जिससे कि लोगों का जो ट्रस्ट है डिजिटलाइजेशन में बना रहे। अभी तो लोगों के केवल पैसे को ही वहां से ये एक्सेस कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आधार कार्ड का डेटा लीक हो गया, आधार कार्ड के सर्वर को अगर इन्होंने हैक कर लिया, पैन कार्ड के सर्वर को अगर हैक कर लिया, ड्राइविंग लाइसेंस के सर्वर को, या हमारे जो पासपोर्ट्स होते हैं उनके सर्वर को, या गवर्नमेंट के पास में जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं
कई जगह पर ऐसा हुआ कि उन्होंने लैंड रिकॉर्ड की जो वेबसाइट होती उनको हैक करके उसमें चेंज कर दिया और प्रॉपर्टी जो किसी एक ए पर्सन के नाम पे थी उसको बी पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, उसके डॉक्यूमेंट करा के उसका बैनामा करा दिया, रजिस्ट्री करा दी। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए हमको ये करना होगा। अब इसमें एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है नॉन कंसेंसुअल डीफेक्स, मींस एआई का यूज करके अब क्या हो रहा है, आपको पता होगा कि इस डीप फेक का यूज करके क्या होता है, किसी एक पर्सन को बिल्कुल हूबहू सिमिलर वीडियो या फोटो बना देंगे। अब उसके थ्रू एक नई चीज निकल करके आई है कि डीप फेक के थ्रू वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो भी कैसे, पॉर्न। किसी भी एक पर्सन का फोटो ले लिया, वीडियो ले लिया और ऑलरेडी पहले जो कहीं से कोई पॉर्न वीडियो था उसमें उसको एडिट करके किसी और पर्सन का फेस लगा दिया। अब अगर ऐसा हो गया किसी का फेस और उस पॉर्न वीडियो में अगर चला गया सोसाइटी के सामने तो उस पर्सन को तो कितना बड़ा स्टिग्मा उसके पास में उसको लगेगा, है ना। कई बार ऐसे केसेस में लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी किसी के जो सेक्सुअल वीडियोस वगैरह बना लिए जाते हैं और उनको ब्लैकमेल किया जाता है तो लड़कियां बहुत बार सुसाइड कर लेती हैं। अब अगर ऐसी भी चीजें, इसका मिसयूज होने लगा एआई का और हो रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत हाई लेवल पर काम करना होगा, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल लेवल पर काम करना होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज और वो है इंडिया री इलेक्टेड टू यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन। अभी रिसेंटली इंडिया इलेक्ट हुआ है किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस का जो पीस बिल्डिंग कमीशन है। इन न्यूज में ये है और इसका इंडिया का जो टर्म रहेगा वो रहेगा 2025 से 2026 के लिए। हालांकि इंडिया पहले से इसका मेंबर था, उसका री इलेक्शन हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है, नहीं, री इलेक्शन उसका हो गया है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो। अब जान लेते हैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन के रिगार्डिंग में। इसको 2005 में स्टैब्लिश किया गया था एज ए इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी। ये एडवाइज करती है यूनाइटेड नेशंस को टू सपोर्ट पीस एफर्ट्स इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर कन्फ्लिक्ट है और उन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, जैसे आप मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं, ईरान, इराक, सीरिया या आपका इजराइल, है ना, पैलेस्टीन, उन स्टेट्स में जहां पर कन्फ्लिक्ट है उनके सॉल्यूशन के लिए काम करता है। इट ब्रिंग्स टुगेदर की स्टेक होल्डर्स, जिसमें मीन्स ये सबको साथ बिठा करके डिस्कशन करता है। बहुत सारी यूएन की एजेंसीज हो गई, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जैसे सार्क, आसियान वगैरह, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एनजीओ वगैरह, सबको एक साथ बिठा करके उस पर कोई पॉलिसी, कोई डिस्कशन, कोई डिबेट ऑर्गेनाइज करके वहां जो कन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के एफर्ट्स लगाता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई पीस बिल्डिंग में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ऑफ ट्रूप्स, तो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं इंडिया उनमें वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है ट्रूप्स प्रोवाइडर है। नेक्स्ट है कि इंडिया इज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर, हम ट्रूप्स तो देते ही हैं, साथ में हम अच्छा खासा फाइनेंशियल एड भी देते हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस को। नेक्स्ट है इंडिया एक्टिवली एंगेजेस इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा इस एफर्ट्स में रहती है कि वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो। चाहे वो यूक्रेन रशिया की बात हो तो इंडिया उसमें कई बार मीडिएशन एज ए मीडिएटर काम करने की कोशिश की। वो पैलेस्टीन और इजराइल का इशू हो, वहां पर भी इंडिया जो है उसमें इंटरवीन करने की कोशिश की कि भाई इनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। हमने अफगानिस्तान में भी बहुत सारे एफर्ट्स किए कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए। हमने अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत सारे एफर्ट्स किए उन कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए। सो इंडिया का एक्टिव रोल है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड की जैसे जियो पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक मात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके आर्टिकल 51 अगर हम वहां पर देखेंगे तो हमको ये देखने को भी मिलता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा पीस बिल्डिंग के लिए रहेगी, ऐसा हमारे जो डीपीएसपीज हैं वो कहते हैं। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।